नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जीएसटी पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। पॉपकॉर्न से लेकर के पुरानी सेकेंड हैंड कार तक में जिस तरह से जीएसटी लगाई गई है, उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों, टीवी और यहां तक कि तमाम प्लेटफॉर्म में इसकी चर्चा हो रही है। तमाम लोग यह आरोप लगा रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि क्या हम लोग सोशल मीडिया की अगर चर्चाओं में बात करें, क्या हम लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं? क्या 18% जीएसटी पॉपकॉर्न और सेकेंड हैंड कार में भी ली जाएगी हमसे, जबकि नई कार में 28% जीएसटी और रोड टैक्स, टोल टैक्स से लेकर के हर जगह टैक्स देते ही आते हैं। इसको लेकर के हमारे साथ एमएस मणि जी हैं, पार्टनर डेलॉयट इंडिया के। नमस्कार मणि जी, स्वागत है आपका वन इंडिया नमस्कार। में। अच्छा मणि जी, पहला सवाल मेरा यही है कि आपने देखा होगा जब से ये बैठक हुई है, बैठक के बाद जब निर्णय हुए हैं, उसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये पॉपकॉर्न में और उसके बाद सिर्फ कुछ पॉपकॉर्न को नमकीन की तरह बदल करके उनमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके मिठाई की तरह या नमकीन की तरह जो प्रेजेंट करने की बात हुई है, और उसके बाद जो सेकेंड हैंड कार को लेकर के चर्चा शुरू हुई है, क्या सच्चाई है? क्या वाकई में हम लोग, या यूं कहें कि जो आम जनता है वो टैक्स के भार से दबती जा रही है? क्या जनता को वाकई में सरकार ने केवल टैक्स लेने के लिए एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह लेना शुरू कर दिया है? क्या है इसके पीछे सच्चाई? कहां लोग भ्रमित हैं या कुछ सच्चाई है उसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी हम बात करें जीएसटी की और जीएसटी के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में लोगों को टैक्स के नाम पे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, हमें कंपेयर करनी है उसको जीएसटी के पहले जो स्थिति थी उसके साथ में। अब जीएसटी जो टैक्स है वो अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 7 साल पुरानी है। 7 साल के पहले हर प्रोडक्ट जो हम खरीदते थे उसके ऊपर एक एक्साइज की ड्यूटी लगती थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी, और एक वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगती थी जो हर स्टेट में अलग अलग थी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, कुछ स्टेट्स में और कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑक्ट्रॉय भी लगता था, एंट्री टैक्स भी लगता था। अब जीएसटी जब आई, इसने क्या किया कि ये सारे टैक्सेस को एक साथ सीमित करके एक टैक्स बनाया। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी इनडायरेक्ट टैक्सेस के दायरे में, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है पिछले 7 साल में, वो चाहे कंज्यूमर लेवल पे हो या प्रोड्यूसर लेवल पे हो। आपको याद होगा जीएसटी के पहले हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते थे, उस प्रोडक्ट पे लिखा रहता था, कोई भी प्रोडक्ट हम जब लेते थे, कोई टॉयलेट आइटम लेते थे, परफ्यूम लेते थे, उस पर लिखा रहता था प्राइस 150 रुपए एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, और यस। टैक्सेस तो एज एप्लीकेबल रहते थे। एक और चीज दिखता था, उसमें रहता था कि प्राइस ₹150 विद इन ब्रैकेट विद इन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यस। यस। ₹165 रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब ये तो आज की तारीख में कहीं दिखता ही नहीं है कि एक वन इंक्लूसिव प्राइस है, क्योंकि जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन टैक्स। अब जीएसटी को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में उन्होंने काफी नियम बनाए हैं जिसके बेसिस पे ये टैक्स लागू होती है। अब जब वो कोई टैक्स की रेट चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि लोगों को उसकी जो बेसिस है या बैकग्राउंड है उसकी जानकारी नहीं होती है, और उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से इसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा होती है, मीम निकलते हैं, और लोगों के अंदर एक कौतूहल जैसा जग जाता है कि ये हो क्या रहा है। पॉपकॉर्न का केस ले लीजिए। अब पॉपकॉर्न के केस में सरकार सिर्फ ये कह रहा है कि पिछले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये तय हुआ था कि जो नमकीन आइटम्स हैं उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, और जो भी आइटम्स शुगर से बने हैं जैसे चॉकलेट हैं, उन आइटम्स के ऊपर 18% लगेगा। अब इसकी दो वजह थी, एक तो है नमकीन जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन की जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें गुजिया वगैरह बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें। अब जो शुगर बेस्ड कॉन्फेक्शनरी जिसको कहते हैं, उसकी जो कंजम्पशन है वो नमकीन के मुकाबले में लिमिटेड है। इसलिए उन्होंने तय किया था कि शुगर बेस्ड आइटम जो हैं वो 18% पे रहेंगे और नमकीन आइटम 5% पे रहेंगे। अब जीएसटी क्योंकि ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है और ये लगती है प्रोडक्ट के लेवल पे, ये इनकम टैक्स जैसा टैक्स नहीं है जो कंपनी के ऊपर लगती है या इंडिविजुअल के ऊपर लगती है, ये प्रोडक्ट लेवल पे लगती है। जैसे जैसे प्रोडक्ट नए निकलते आते हैं उसके ऊपर टैक्स की इंटरप्रिटेशन की समस्या आ जाती है कि 5% लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा।
इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उन्होंने सिर्फ क्लैरिफाई किया है कि जो पॉपकॉर्न के ऊपर शुगर ऐड होती है, जिसको कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है, मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न, टोटल जो पॉपकॉर्न की जो विक्रय होती है कंट्री में, मेरा जानना यह है मीडिया के सूत्रों से और अखबारों से कि इसकी प्रपोर्शन 1% ऑफ टोटल पॉपकॉर्न कंजम्पशन है। अच्छा। तो 1% लोग कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न खाते हैं, और हर जगह पे जहां पर पॉपकॉर्न बिकती है कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न अवेलेबल नहीं है। कुछ जगह पे मिलती है, कुछ बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में मिलती है, और कुछ लोगों को वो पसंद है। क्या ये अब एलीट कैरेमलाइज्ड क्लास का पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न है जो ये आप बता रहे हैं? ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न मैं जहां तक जाता हूं, बहुत से जगह पे देखता हूं, ये कुछ जगह पर ये अवेलेबल है, और जिस जगह पे अवेलेबल है वहां कुछ लोग ही उसको कंज्यूम करते हैं। तो मीडिया में भी, अखबार में भी ये आया था 2 दिन पहले कि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न, टोटल पॉपकॉर्न की जो कंजम्पशन है उसके मुकाबले में 1% है। मतलब अगर मैं इसलिए साधारण शब्दों में समझना चाहूँ तो हाँ, ये सिनेमा हॉल में भी नमकीन वाला मिलता है, ये कैरमलाइज वाला नहीं मिलता, ये मीठा वाला शुगर एडेड ये वाला नहीं मिलता है क्या ये? नहीं, सिनेमा हॉल में भी मिलता है। नहीं, सिनेमा हॉल में जो मल्टीप्लेक्स जो है वहां कैरेमलाइज भी मिलता है, अच्छा। पर पर वहां पर भी ज्यादातर लोग नॉर्मल पॉपकॉर्न प्रेफर करते हैं। और नॉर्मल पॉपकॉर्न में भी नॉर्मल पॉपकॉर्न, रेगुलर पॉपकॉर्न, मसाला पॉपकॉर्न, बहुत वैरायटीज हैं जो सारे नमकीन हैं। तो अभी जो उन्होंने फैसला किया जीएसटी काउंसिल पे, सिर्फ इतना कहा कि क्योंकि कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न में शुगर है, उसको शुगर बेस्ड कॉन्फेक्शनरी की जो कैटेगरी है जो 18% है, उसमें रखना जीएसटी काउंसिल ज्यादा मुनासिब समझती है। उन्होंने इतना ही कहा था। तो 99% जो पॉपकॉर्न के कंज्यूमर्स हैं, मैं समझता हूं ये तो उनको इम्पैक्ट नहीं करेगी। 1% जो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न कंज्यूम करते हैं, जो शायद आपके हिसाब से जो एलिट क्लास कहलाते हैं, वो शायद 18% अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक तो चीज उस और, हद तक इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। एक चीज और बड़ी चर्चा में है कि एक चीज बड़ा लोगों ने समझाई है, सोशल मीडिया पे एक बड़ा पर्चा वायरल हो रहा है, तो उसको लेकर के भी क्या है कि आज मैं इसलिए सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग जो जानकारियां आजकल जुटा रहे हैं वो सोशल मीडिया से ही और उसी पर वो तर्क वितर्क करते हैं। सोशल मीडिया में एक बात निकल करके आ रही है कि अगर नई कार हमने 6 लाख रुपए की खरीदी, फिर उसके बाद हमने उसको 5 साल बाद 1 लाख रुपए में बेची, तो 5 लाख जो खरीदने वाले को प्रॉफिट हो रहा है उसमें जीएसटी 18% लगी, तो 90,000 बनी। उनमें से 1 लाख रुपए जो मिला उस 90,000 की जीएसटी चली जाएगी उससे, तो बचेंगे 10,000 और 10,000 रुपए में पार्टी हो जाएगी। ये एक मीम है, ये वायरल हो रहा है, लेकिन लोग इसको सच्चाई की तरह देख रहे हैं और इसको ये मान रहे हैं कि जो निर्मला ताई, जो निर्मला सीतारमण हैं, जब भी इस तरह का फैसला लेती हैं तो सबसे पहले वो निशाने पर आती हैं। तो इस तरह का एक ये टर्म निकाल करके लोगों को समझाने या यूं कहें वायरल किया जा रहा है। क्या ये वाकई में जीएसटी में जो ये सेकंड हैंड कार पर लगी है, क्या ये वाकई में फैक्ट है या कहीं इसमें भी कुछ छिपा हुआ है या कुछ ऐसा है कि दिग्भ्रमित किया जा रहा है आम मास को या आम जनता को? देखिए, यूज्ड कार्स के ऊपर जो जीएसटी काउंसिल का जो फैसला है, मैं आपको, उन्होंने जो डिटेल इश्यू किया है जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के बाद में, उसके बेसिस पे मेरी समझ ये है कि पहली बात ये है कि यूज्ड कार्स की जो सेल परचेज के ऊपर टैक्स की बात चल रही है, ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस टैक्स है। मतलब जो लोग गाड़ी खरीदने और बेचने के बिजनेस में हैं, ये टैक्स उनके ऊपर लागू है। नॉर्मल पर्सन, अगर मैंने अपनी गाड़ी ली और मैंने अपनी गाड़ी बेची 5 साल बाद, 6 साल बाद, ये टैक्स मेरे ऊपर लागू नहीं है। जो गाड़ी खरीदने और बेचने के बिजनेस में है, ये टैक्स ये कहता है कि अगर गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए में और गाड़ी बेची 6 लाख रुपए में, तो 1 लाख रुपया का जो मार्जिन है, वो मार्जिन के ऊपर 18% जीएसटी गवर्नमेंट को देने की जरूरत है। अब ये जो फैसला है, ये नया फैसला नहीं है, ये री इंटरप्रिटेशन जो एग्जिस्टिंग डिसीजन था उनका। अच्छा। क्योंकि जो गाड़ी खरीद के बेचने का जो बिजनेस करते हैं, उनको गाड़ियों के ऊपर डिप्रिसिएशन भी मिलती है, और वो डिप्रिसिएशन भी क्लेम करते हैं इनकम टैक्स में। इसलिए इसका जो असर है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कॉमन मैन के ऊपर या आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ा हो जाएगा, या यूज्ड कार का जो बिजनेस है वो तो चौपट हो जाएगा। असर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब भी कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत पड़ती है,
मैं भी अगर कंज्यूमर हूं, मुझे भी लगेगा कि मैं इतने टैक्स क्यों दे रहा हूं। पर उसके फाइन प्रिंट में आप अगर जाके देखेंगे, उन्होंने जो फैसला किया उसको आप देखेंगे, उसके पीछे लॉजिक भी है, रैशनल भी है, और इरादा ये नहीं है कि आम आदमी को त्रस्त करे। दैट इज नॉट द इंटेंशन एट ऑल। इंटेंशन ये है कि जीएसटी के दायरे में लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें यूज्ड कार्स और एग्जिस्टिंग कार्स को। एक जो फैसला उन्होंने इस बार लिया है वो ये है कि यूज्ड कार अगर वो ईवी है, उसके ऊपर पहले कंसेशनल रेट 5% थी, वो 18%। उस हद तक ईवी की जो सेकेंड हैंड सेल रहेगी उसके ऊपर शायद असर रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, एक पर चीज। जिस तरीके से समझाया गया था गाड़ी के ऊपर कि यूज्ड कार की सेल बहुत कम हो जाएगी, यूज्ड कार की बिक्री बहुत कम हो जाएगी, मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जो आपने कहा कि जो ये तमाम कार ले लो, कार दे दो, कार देख लो, ये वाले जितने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि ये लोग जब अगर किसी से लेते हैं 1 लाख रुपए में कोई चीज लेते हैं, जब 1,20,000 रुपए में बेचेंगे तो उस 20,000 रुपए में टैक्स लगेगा 18%। यही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो लेकिन अब एक यहाँ टैक्स जो पर। लगेगा 1,20,000 पे नहीं है, वो सिर्फ 20,000 पे ऊपर है, मार्जिन के ऊपर है। और ये जो बात है, जो प्रेस रिलीज हुई थी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद में, उसमें भी उन्होंने ये बात को क्लैरिफाई कर दी है। इसीलिए मैं थोड़ा चकित हूं कि क्लैरिफिकेशन आने के बाद में भी इसके ऊपर इतना चर्चा क्यों हो रहा है। अच्छा, लेकिन हाँ, ये बात अब क्लियर हो जाती है यहां से कि जो बेचने वाला है उसको कोई जीएसटी नहीं देनी है, लेकिन जो बीच का मीडिएटर है उसको जीएसटी देनी है। लेकिन वो जीएसटी लेगा किससे? जो खरीदार होगा उससे लेगा। जैसे बाकी बिल बनते हैं कि अगर नई कार है तो उसमें जीएसटी जुड़ जाती कि इतनी की कार है और 18% जीएसटी प्लस आपको ये देनी पड़ेगी। इस टाइप की चीजें अब होंगी आने वाले समय में। यानी जो सोशल मीडिया पर जो दावा किया जाता है 6 लाख वाली कार, फिर 5 लाख, फिर 90,000 टैक्स बचे, 10,000 पार्टी कर लो, वो कुल मिलाकर के भ्रामक है। और एक चीज अब यहां से ये निकल करके आती है कि क्या पॉपकॉर्न, सेकेंड हैंड कार, इन सब में इतना स्पेसिफिकेशन सरकार को करना जरूरी था? 18% जैसे जीएसटी बिल्कुल मतलब मार्किंग करके बता करके करना जरूरी है? क्या वाकई में इतना टैक्स हर जगह फोकस सरकार को का ये है कि जनहित की जगह में टैक्स पर फोकस कर रहा है हमारा स्पेशली वित्त विभाग? क्या ऐसी जो चर्चाएं शुरू हुई हैं इन दोनों पॉपकॉर्न और इस घटना के बाद से सेकेंड हैंड कार से, क्या ऐसा कुछ इंटेंशन लग रहा है कि आपको सरकार की तरफ से, या मजबूरी में कर देखिए रही है इसमें, सरकार? हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, इसमें समझने की जरूरत है कि सरकार हर जो फैसला करती है जीएसटी के बारे में, उसके पीछे सिर्फ सरकार को कितनी टैक्स कलेक्शन होगी, कितनी टैक्स कलेक्शन मिलेगी, सिर्फ वो कंसिडरेशन नहीं रहता है। जीएसटी की जब कोई भी रेट चेंज होती है, चाहे वो पॉपकॉर्न की हो या चाहे वो यूज्ड कार्स की हो, इसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। जीएसटी के जो फील्ड ऑफिशियल्स हैं वो चेक करते हैं कि कौन से आइटम के ऊपर सही टैक्स लग रहा है, और कुछ केसेस ऐसा है क्या जहां पर सही टैक्स नहीं लग रहा है। वो फिर जीएसटी पॉलिसी विंग के ऑफिसर से बात करते हैं। जीएसटी की फिर एक फिटमेंट कमेटी है जिसमें सारे स्टेट्स के अधिकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी रहते हैं, वो इसको कंसिडर करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के सामने जब भी कोई प्रपोजल आता है, जब भी कोई सुझाव वो पूछते हैं, उसके ऊपर काफी डिस्कशन होके डेटा कलेक्ट करके उसके बाद ही वो फैसले पे आते हैं। जीएसटी काउंसिल की जो एजेंडा है वो भी तय होती है पहले से कि जो जो इश्यू के ऊपर उनको डिस्कस करना है और कॉन्सेंसस में रीच करना है, तब जाके वो अनाउंस करते हैं। एक और चीज सब लोगों को समझने की जरूरत है कि जीएसटी काउंसिल के फैसले 3/4 75% बहुमत के साथ में ही हो सकते हैं। और जीएसटी काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है उस पे 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट है और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सारे स्टेट्स हैं उसमें। अब ये सारे लोग जब बैठते हैं 1/3 और 2/3 की संख्या में, जब तक 75% वोटिंग नहीं होती है, वो एक प्रपोजल को पास नहीं करते हैं। तो बहुत से अधिकारी हैं, बहुत से अफसर हैं जो इसके ऊपर डिसीजन लेके, इसका डेटा कंसिडर करके, इसके रेवेन्यू इम्पैक्ट कितनी होगी, आम आदमी के ऊपर क्या असर होगा, ये सब कंसिडर करने के बाद में ही वो जीएसटी काउंसिल में प्रपोजल रखते हैं। और विस्तृत चर्चा के बाद में ही जीएसटी काउंसिल इस नतीजे पे पहुंचती है कि हमें ये सुझाव मानना चाहिए। अच्छा, अगर So मैं there is a very big process behind the whole thing,
जो शायद नॉर्मली लोग समझ नहीं रहे हैं। मणि साहब, एक मतलब जो ये बैठक होती है, ये बात दर्शकों को भी समझ लेनी चाहिए कि भले ही जो फैसला हो उसके बाद तमाम पार्टियां या विपक्ष या जो सरकार में नहीं है वो लोग इसकी भर्त्सना करते हों, इसमें नेगेटिव खोजते हों या फिर इसको लेकर के इसकी आलोचना करते हो, इसको क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन हकीकत ये भी है, जनता को जान लेनी चाहिए कि जब काउंसिल की बैठक होती है उसमें स्टेट्स के भी वित्त मंत्री, और कई जगह स्टेट्स में तो वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ही काम करते हैं, वो बाकायदा इसमें हिस्सा लेते हैं। और जैसा कि बताया मणि साहब ने कि 75% लोग जब उसमें एग्री करते हैं तब ये पास होता है, यानी सारे लोगों के एक मत हो करके, मतलब चाहे राज्य हो या सरकार हो या केंद्र सरकार हो या वित्त मंत्री हो, किसी एक पर ये थोप देना कि इनका यह निर्णय है, इस बात से भी अगर कोई भ्रम किसी को है तो इसको हटा देना चाहिए। मतलब टैक्स से प्रेम सबको है, चाहे वो राज्य हो या फिर केंद्र हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि टैक्स लगाने में तो सरकार और ये सारे लोग एक साथ काउंसिल ने मिलकर के लगा दिए, सब कुछ पास कर लिया, लेकिन कहां अड़चन देख रहे हैं आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, और जो इंश्योरेंस में जो लगने वाले टैक्सेस हैं, और इसके अलावा जो हर बार, ये पिछली 2 बार से मैं देख रहा हूं कि लगातार इसको टाल दिया जा रहा है कि इस पर कुछ सहमति नहीं हो पाई, हम अगली बार इस पर चर्चा करेंगे। और वो भी ये इंश्योरेंस वाला, लाइफ टर्म वाला जो इंश्योरेंस में जिसमें 18% जीएसटी है, इसको लेकर के बड़ी चर्चा, ये कहां अटक रहा है? क्यों जनता को राहत देने वाली बात नहीं हो रही? टैक्स वसूलने वाली तो हर काउंसिल में बात हो जाती है और वो पास भी हो जाती है। देखिए, जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है, मेरे हिसाब से ये तो कहीं अटक नहीं रही है, वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ टाइम है कि कब वो फैसला हो जाएगा, कब से वो निर्णय वो ले लेंगे। वक्त उनको ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत से दायरे हैं जो उनको कंसिडर करने हैं। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, एक बार अगर इंश्योरेंस कंपनी ने वो टैक्स को लागू कर दिया कंज्यूमर के ऊपर, उसके बाद तो वो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जितने सिचुएशंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस, उनको उसको कंसिडर करने की जरूरत है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में एक सुझाव ये था कि सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जो इंश्योरेंस की एग्जेम्पशन लिमिट हो वो ज़्यादा हो, या लोअर रेट की जो लिमिट हो वो ज़्यादा हो आम आदमी के मुकाबले में, नॉन सीनियर सिटीजन्स के मुकाबले में। अब ये तो सिंपल है, पर बहुत सी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिसको कहते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज, और बहुत सी फैमिलीज हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स भी हैं, माँ बाप भी हैं, बेटे बेटियां भी हैं और पोते पोतियां भी हैं, वो एक ही पॉलिसी में कवर्ड हैं। अब इनको अगर कवर करने की जरूरत है तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के ऊपर क्या रेट लागू हो? वो सीनियर सिटीजन वाला रेट रहेगा, उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो करेंगे, प्रीमियम के बेसिस पे क्या करेंगे वो? तो जो वक्त लग रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कोई फैसला करने में, मेरे हिसाब से वो अच्छी बात है, क्योंकि जब ये फैसला होगा, मान लीजिए 1 महीने में 2 महीने में फैसला हो गया, वो फैसले में जितनी सिचुएशंस आएंगी फ्यूचर में, सबको कंसिडर करके वो डिसाइड करेंगे। अगर वो हड़बड़ी में डिसाइड कर देते हैं सारे सिचुएशंस को एवेल्युएट किए बगैर, उसमें नतीजा ये निकलेगा कि डिसीजन लेने के बाद में इंडस्ट्री और बहुत से लोग जो इम्पैक्टेड रहेंगे, वो जाके शिकायत करेंगे कि ये जो सिचुएशन में है इस पे हम क्या करें, आप जरा गाइडेंस दीजिए। इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, पर वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग है। मेरे हिसाब से कोई रोड ब्लॉक या स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं है। इन प्रिंसिपल डिसीजन तो उनका हो चुका होगा, अभी उनको सिर्फ सारे मोडालिटीज वर्कआउट करके उसकी टाइमिंग को डिसाइड करनी है, कब से वो लागू हो जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद एम एस मणि साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी और हमारे दर्शकों के जो भ्रम हैं उनको दूर करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। बने रहिए आप लोग वन इंडिया के साथ और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और कैसे कैसे डाउट आपको जीएसटी को लेकर के हैं जिन्हें क्लियर करना बेहद जरूरी है। नमस्कार।